तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं जेनेटिक कोड। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कैसा कंट्रीब्यूशन है हम वो भी डिस्कस करेंगे। और जेनेटिक कोड क्या होता है पहले हम इसका परिचय करेंगे, बाद में इसके ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब तो यही होता है किसी छोटी सूचना, है ना, कि छोटे से किसी भी सिस्टम में एक बड़ी सूचना निहित हो। यही तो कोड है ना, तभी तो कोड की जरूरत पड़ती है। भैया आपने कह दिया 01 मीन्स बायोलॉजी, ठीक है, तो वो कोड है। तो जेनेटिक कोड क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, नेचर में क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और इसके बाद क्या आता है, प्रोटीन। और प्रोटीन सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, इसी से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। तो एक तरीके से डीएनए इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल कर रहा है। हमने इस प्रोसेस को पढ़ा, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि पीछे कंफ्यूजन है तुम लोगों को। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं देते हो तो ये चक्कर रहता है तुम्हें। ठीक है, और डीएनए से डीएनए बनना क्या है बेटा? रेप्लिकेशन। अभी तक हम रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहां से देखिए बेटा, अगर आप देख रहे हो तो देयर इज फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कहां से हो रहा है? डीएनए से प्रोटीन तक। डीएनए से प्रोटीन तक क्या हो रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वन वे फ्लो है। ये क्या है? एक तरीके से वन वे फ्लो। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस साइड में फ्लो हो रही है? देखो, डीएनए से लेकर के प्रोटीन तक फ्लो हो रही है। ठीक है, ये जो वन वे फ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यहां रख दीजिए बेटा, उधर उस पर रख दो। पीछे गिर ना जाए, ध्यान कर ले। तो ये जो वन वे फ्लो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? अब आप ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कह सकते हैं सेंट्रल डोग्मा इज ए कॉन्सेप्ट इन विच वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज described. That is, information is flowed from DNA to protein in unidirectional manner. इतनी बात है, सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत ये है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा, दैट इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। वो सेंट्रल डोग्मा का एक पार्ट ही तो था जिसको हमने पढ़ा है। आगे हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वो भी इसका पार्ट होगा। अब बात ये आती है कि कल आपने यहाँ पर पढ़ लिया बेटा कि डीएनए से एमआरएनए बन गया। इसमें आपने कुछ देखे थे, जो एक तो था कोडिंग स्ट्रैंड, एक कोडिंग स्ट्रैंड था और दूसरा कौन सा था? टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट के ऊपर जैसा है, आप इस बात से तो परिचित हैं, ये तो बात आप जानते हैं, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी।
ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जहां ए होगा वहां पर आरएनए में यूरेसिल आएगा। ठीक है, थाइमिन के स्थान पे क्या आता है? यूरेसिल आता है। ठीक है, जहां पर जी होगा वहां पर सी आएगा, और जहां पर टी होगा वहां पर ए आएगा। तो ये अगर mRNA मान लें, ठीक है, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड मान ले, तो इस तरीके से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार होगी ना mRNA। इतना तो आप जानते हो। ठीक है, अब इस कॉपी के ऊपर जो स्ट्रैंड हैं, इस कॉपी के ऊपर जो स्ट्रैंड्स हैं, जो नाइट्रोजनस बेस है, ये किस प्रकार से बताते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगा, प्रोटीन कौन सा बनने वाला है, ये हम स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक कोड के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको प्रोटीन का मैं प्राइमरी आइडिया दे देता हूं। प्रोटीन क्या है? बेसिकली आपको +1 में तो मैंने बता दिया था कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, बताया था ना। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, इस तरीके से सो ऑन जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं। तो ये एक क्या है? पॉलीमर है, पॉलीमर है। ठीक है, जुड़ते गए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस प्रकार का है, उस हिसाब से कितने होंगे पॉलीमर के अंदर कंटेंट। ये 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ऐसा हो सकता है। और प्रोटीन ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर, या किसी भी प्लांट के अंदर, या किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इवन कोई भी आप देख लीजिए, इवन बैक्टीरिया में भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये पॉलीमर है। तो अब जो अमीनो एसिड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म में जिनकी जरूरत होती है? वो होते हैं 20 टाइप, 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक याद रख लीजिए। फिनाइल एलेनिन, एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, जो भी आपको इजी लगे, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। कितने हो गए ये? मैंने कई नाम लिख दिए हैं, इसमें से जो आपको इजी लगे ना 2-3 नाम याद रख लेना। खास तौर से बेटा मिथियोनिन और फिनाइल एलेनिन, ये जरूर याद रखना, 2 नाम। तो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिनके जुड़ने से अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। एक बार समझ लीजिए इसको, आप ज़्यादा अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड में रहेगा, आप इसको देख लेना जब भी जरूरत पड़े। और वैसे कोशिश करिए दिमाग में बिठाइए इसे। तो अमीनो एसिड्स हैं, तो मान लीजिए पहले मिथियोनिन है, फिर फिनाइल एलेनिन जुड़ गया, फिर अर्जिनिन जुड़ गया। मान लीजिए अर्जिनिन जुड़ गया, तो ये 3 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बन गया ना। ठीक है, ये एक प्रोटीन हो गया। दूसरा आपने देखा ये फिनाइल, पहला जो है मिथियोनिन हो गया, दूसरा मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड हो गया, तीसरा ट्रिप्टोफैन हो गया, तो ये दूसरा प्रोटीन बन गया। तो 2 प्रकार के प्रोटीन हो गए। इसी प्रकार से बहुत प्रकार के प्रोटीन्स बनना पॉसिबल हैं, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, कहीं पे रिपीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बनते कैसे हैं, किसको कौन कोड करेगा, ये बात हम डिस्कस करेंगे अभी। और अभी हम देखने वाले हैं कि mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं, इसका सीक्वेंस, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस, और वो कैसे निर्धारित करता है
कि कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, यही जेनेटिक कोड है। ठीक है, यानी जो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देता है और एमआरएनए पे किस प्रकार से वो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड को, वही पढ़ना क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड है। ठीक है, अब जेनेटिक कोड की जहाँ तक बात आई तो इसका डेवलपमेंट अपने आप में हिस्ट्री है और वही इंडियन साइंटिस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए जेनेटिक कोड में देखें तो इधर मान लीजिए एमआरएनए पे देखें आप, नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं एमआरएनए पे, 4। तो पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ऐसा कहेंगे तो फिर ये तो केवल 4 को ही कोड कर पाएगा, अमीनो एसिड तो हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। फिर कुछ ने कहा कि 2-2 से कोड करते हैं। ठीक है, तो 2-2 से कोड करते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो तो बनेगा 4 गुना में 4, कॉम्बिनेशन यही बनेगा। तो 4 गुना में 4 कितने होते हैं, 16। ये भी कम पड़ गए, अमीनो एसिड तो हमारे पास 20 हैं, एटलीस्ट 20 कोडोन्स तो चाहिए, 20 टाइप के कोड तो चाहिए। तो फिर वैज्ञानिकों का आया कि भाई नहीं, ये 3-3 मिलके कोड करते हैं, तो फिर 4 गुना में 4 गुना में 4 इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ये कितने बन जाते हैं, 64। दैट आर सफिशियंट, ये सफिशियंट है। तो इस पे सहमति हुई कि भाई हाँ 64 होते हैं कोडोन, तो 3-3 में कोड करते हैं। लेकिन साइंस बिना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के मानता नहीं है ना, तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए यूएसए के अंदर काफ़ी, तो एक्सपेरिमेंट किए गए तो काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स का तो उन्होंने खोज लिया था, लेकिन फिर भी इस डिक्शनरी को कंप्लीट नहीं कर पाए 64 कोडोन की, कि 64 जो जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं कौन सा किस अमीनो एसिड को कोड करता है। इसको कंप्लीट करने में इंडियन साइंटिस्ट थे जो एच.जी. खुराना, जो लाइब्रेरी में फ़ोटो लगी है ना, अब तो शायद हटा रखी होगी वो कलर के चक्कर में, नहीं तो फ़ोटो लगी थी, एच.जी. खुराना जो इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने उस डिक्शनरी को कंप्लीट किया था। इसलिए हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है। ठीक है, नीरेनबर्ग एंड मथाई जो यूएस के साइंटिस्ट थे, उनके साथ ही इंडियन साइंटिस्ट एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना ने काम किया था, और हरगोविंद खुराना को मेडिकल साइंसेज वाला नोबेल पुरस्कार मिला था उस समय। तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। तो आप ये तो मान के चलिए कि 3-3 के ग्रुप में कोड करते हैं। अब देखिए एमआरएनए का एक 5' एंड है और दूसरा कौन सा है, 3' एंड है। तो यहां पे जो नाइट्रोजनस बेस हैं, तो जो 3 का एक ग्रुप है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, दूसरा 3 का दूसरे अमीनो एसिड को कोड करेगा। लेकिन कौन सा किसको कोड करने वाला है, ये एक डिक्शनरी बनाएगी। वो डिक्शनरी हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे। आप अगर बनाओ बेटा तो ऐसे करके एक, जैसे आपकी किताब में, अभी आप टेबल नहीं बनाना क्योंकि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज आपको करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। बाकी आपको पता होना चाहिए, ये तो एक छोटी सी टेक्निक है जो कि आप सीख जाएंगे अभी, तो इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ तरीका सीखिए, मैं जो बना रहा हूं वो तरीका सीखिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा यहां लिखिए UCAG। यू क्या याद रख लो, UCAG। यू का मतलब क्या है, यूरेसिल। ठीक है, सी का साइटोसिन, ए का एडेनिन, जी का ग्वानिन। ठीक है, यहां फिर लिख लीजिए UCAG, यहां भी UCAG, यहां भी UCAG, यहां भी UCAG, ऐसे लिख लिया। ठीक है, पहला इधर से ले लीजिए, दूसरा इधर से ले लीजिए। देखिए पहला इधर है U और ये क्या गया U, फिर C, तो UCAG। तो पहला U U U हो जाएगा,
ठीक है। दूसरा UUC हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरी, अगर मान लीजिए इसको कंप्लीट करें तो देखिए ये पहला है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इधर लेकर के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जैसे आपकी किताब में उसको और देख लीजिएगा, आपको और डिफाइन हो जाएगा पूरे तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जेनेटिक कोड है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए, इतना कहीं लिखा हुआ भी नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ समझ में आ जाए चीज। समझ गए ना इस बात को? तो इस तरीके से जेनेटिक कोड करता है। अभी आपको मैं एक चीज जो ये बता रहा था, इसकी कुछ हम बात करेंगे। देखिए बेटा, अगर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करें तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है भाई? अगर UUU फिनाइल एलेलिन को मेरे अंदर कोड कर रहा है, UUU का मतलब फिनाइल एलेलिन है, तो आप में भी फिनाइल एलेलिन होगा, प्लांट्स में भी होगा, बैक्टीरिया में भी, सभी जगह, ठीक है। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है। दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक कोडोन के बाद दूसरा कोडोन आता है, ये ट्रिपलेट कोड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा तो आपको पता ही है कि ये ट्रिपलेट है, कई पहली चीज भी लिख देते हैं ट्रिपलेट, यानी 3 से मिलकर बना है तो ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ट्रिपलेट हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोमालेस है, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। चौथा देखिए नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या, आप ये समझिए। देखिए अगर ये U था, फिर ये UCAG था ना, तो ऐसा नहीं है कि पहला कोडोन तो ये हो गया, दूसरा कोडोन ये हो गया, तीसरा कोडोन ये तो फिर ओवरलैपिंग हो गया ना, तो नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो कितना? यूनिवर्सल, कॉन्टिन्यूअस, नॉन ओवरलैपिंग, ट्रिपलेट, इतना हो गया। एक हो जाएगा एम्बिगुअस और एक हो जाएगा डीजेनरेट। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है। डीजेनरेट का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जहां भी अगर आप देखोगे ना U तो UUUCAG ऐसे ये पहले देखे थे हमने, पहले मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या है कि ये लास्ट वाले का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको डीजेनरेसी बोलते हैं, ठीक है। तो कई किताबों में आपको नॉन एम्बिगुअस या डीजेनरेट इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। इन चीज़ों को आप अगर कंफ्यूज होते हो तो चाहे आप ना याद रखो, लेकिन कम से कम यूनिवर्सल, कॉन्टिन्यूअस, ट्रिपलेट और नॉन ओवरलैपिंग तो आप याद रख सकते हो। तो ये है जेनेटिक कोड। मतलब एक आइडिया आपको आ गया होगा कि जेनेटिक कोड किस प्रकार से, इसका मतलब क्या होता है कि अगर mRNA में पहले UUU है तो फिनाइल एलेलिन है, AUG है तो मीथियोनिन है, ठीक है। आज इतना बहुत है, आप इसको पढ़ लीजिएगा घर पे जाके, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछिएगा। अभी किताब में देख लो, अगर आपको लगता है कुछ पूछने वाला है तो उसको मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिए। इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर मेरे से यहाँ पे कुछ छूट गई है तो उसको भी डिस्कस कर लीजिए।